Okay, Assalamu alaikum students, and welcome to hopefully the last online lecture of our semester fall 23 for the course Advances in Bioinformatics Biot-710. And we were going through some last topics of our syllabus for the midterm exam. But yesterday, unfortunately, the recording was not done. There was some error in it. So I'm just reviewing some of the few topics and concepts which I have delivered yesterday. So initially we started with the description of the gene bank flat file format. ठीक है, आप कोई भी रिकॉर्ड ओपन करते हैं एनसीबीए जीन बैंक में, और जीन बैंक इज़ द लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ न्यूक्लियोटाइड सबमिशंस. सो उस रिकॉर्ड को हमें समझना आना चाहिए. तो उसमें फर्स्ट ओवरऑल लेआउट आप देखेंगे कि सबसे ऊपर टाइटल होगा फॉलोड बाय इट्स सक्सेशन नंबर. देन फास्टा सीक्वेंस का लिंक होगा, एंड उसके निचले वाली सीक्वेंस में उसका लोकस है, उसका साइज है. देन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ नाउ mRNA, एंड देन 3 डिजिट्स इंडिकेट कि ये किस डेटाबेस से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे rodent. And then it's a modification date, definition, submission, accession number, version number, source, organism कौन सा है, then उसके lineage है. देन कम्स दी रेफरेंसेस कि ये जो सीक्वेंस है ये किस किस आर्टिकल में साइट हुई है फॉर इट्स पब्लिकेशन. मेजॉरिटी टाइम्स सिंगल रेफरेंस ही होता है, लेकिन समटाइम्स एक से ज़्यादा रेफरेंस भी पाए जाते हैं. तो ऑथर नेम्स एंड टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन है, जर्नल नेम है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स रिसर्च कम्युनिकेशन. देन वॉल्यूम 280, इशू नंबर 1, पेज नंबर 92 to 98, पब्लिकेशन ईयर 2001. और यहाँ पे पबमेड आईडी है, इसको एक्सेस करके आप इस लिटरेचर के फुल लिंक तक जा सकते हैं. देन रेफरेंस टू, फिर रिमार्क्स आ जाते हैं. रिमार्क्स में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस सीक्वेंस के हवाले से मेटा डेटा के फॉर्म में मौजूद होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड होगी. ठीक है, वाइल सबमिशन जो ऑथर्स होते हैं वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, और फिर इसकी एक ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस है, और लास्ट में आपके पास इसकी एमआरएनए की सीक्वेंस आ जाएगी. इसमें हमने क्या किया था, एक तो इसका स्टार्ट कोडॉन लोकेट किया था, वो आप टेक्स्ट में देखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे, समथिंग आई थिंक 700, और स्टॉप कोडॉन, और देन पॉली ए टेल. तो इससे हमें देखा कि ये एक कंप्लीट एमआरएनए सीक्वेंस है जिसका स्टार्ट और स्टार्ट कोडॉन के अलावा 5' अनट्रांसलेटेड रीजन और एंड पे 3' अनट्रांसलेटेड रीजन भी मौजूद होता है. ठीक है, थायमीन्स की जगह यूरेसिल की जगह थायमीन्स है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है. इस जीन के डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो नेम्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. ATG 179. ठीक है, फिर हमने देखा कि सीक्वेंस एक्सेशन नंबर किस तरह पढ़ा जाता है, और इसमें जो हमारे पास जिन बैंक है उसमें रिडंडेंसीज है, रिपीटिशंस हैं, और उन रिपीटिशंस को कैसे इनकाउंटर किया जाता है. मेजर्स पे एक्शन ये लिया गया कि एक रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेस बना लिया गया जिसमें तमाम रिडंडेंसीज को रिमूव करके जितने भी सबमिशन हैं जिन बैंक उनके एक सिंगल रेफरेंस सीक्वेंस मौजूद होगी. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिविजन्स ऑफ द एनसीबी प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस. जब हम बात करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रिसर्चर्स सबमिट करवा रहे हैं सीक्वेंस इन द प्राइमरी एनसीबी सीक्वेंस डेटाबेस, तो वो सीक्वेंस क्या क्या हो सकती हैं. वो सिर्फ हमारे पास किसी जीन की सीक्वेंस नहीं है, कोई एमआरएनए सीक्वेंस नहीं है, वो बहुत डिफरेंट किस्म की हो सकती है. वो तमाम यहाँ पे बोल्ड में लिखी हुई है. एंट्रीज है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स है,
जीनोम सर्वे सीक्वेंस डेटाबेस है, होमोलोजीन है, हाई थ्रूपुट जीनोम है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है। तमाम के हवाले से आप देखेंगे कि हर किस्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन सबमिशंस हो सकती हैं। फिर ये कि रेफरेंस सीक्वेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और रेफरेंस सीक्वेंस में डाटा किस तरीके से होता है, उसका फ्लैट फाइल फॉर्मेट में हमारे पास कमेंट सेक्शन में वो तमाम प्रीवियस एंट्रीज होंगी जिनके कॉम्बिनेशन से ये एक सिंगल रेफरेंस सीक्वेंस एंट्री आई है। और यहाँ पे एग्जांपल हमने उसी ओट पी mRNA की सीक्वेंस का रेफरेंस सीक्वेंस देख रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल पिछली सीक्वेंस थी उसमें लास्ट 6 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे वो मौजूद है। तो यकीनन ये किसी और सीक्वेंस के लास्ट 6 न्यूक्लियोटाइड देखा होगा कि वहाँ पे है तो उसको इस सीक्वेंस में मर्ज करती है। तो जिन बैंक के सबमिशंस दुनिया भर से डिफरेंट साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन रेफरेंस सीक्वेंस है ये क्यूरेशन जो है ये एनसीबीआई पे बैठे हुए जो साइंटिस्ट है वो कर रहे हैं। ठीक है, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग होपफुली इंशाल्लाह आवर लास्ट होपफुली टॉपिक सेकेंडरी डेटाबेसेस। स्टूडेंट्स हमारे पास फ़िलहाल 9 स्टूडेंट्स ही आए हैं और अटेंडेंस सिर्फ 7 की मार्क हुई है। बाकी 2 स्टूडेंट्स भी काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ठीक है, एंड लेट्स होप कि आज की रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाए। So let's start the secondary databases are curated non-redundant databases that are derived from the primary archival databases। ठीक है, प्राइमरी डेटाबेसेस आर्काइवल हैं, लोग उस पर सबमिशंस किए जा रहे हैं, उसमें रिडंडेंसी हो सकती है, उसमें रिपीटिशंस हो सकती है। उस डाटा से हमने एक मीनिंगफुल डाटा जो जनरेट कर रहे हैं वो सेकेंडरी डेटाबेसेस है और वो क्यूरेटेड है, नॉन रिडंडेंट है। और ये आपका जो डिफरेंट रिस्पेक्टिव कंपनीज हैं लाइक एनसीबीआई है, आरसीएसबी है, यूनिप्रॉट है, वो इसको गवर्न कर रहे होते हैं। Multiple entries of the same sequence in primary databases are merged to create a single sequence in the secondary database with extensive annotation derived from all available information on the sequence. Let's say पांच different sequences की गई from different research labs of let's say DNA polymerase। तो उन पांचों सीक्वेंस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद हो सकती है। ठीक है, किसी ने उसके प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन्स को आइडेंटिफाई किया होगा, किसी ने उसके डिफरेंट रेगुलेटरी सीक्वेंस को किया होगा। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस में मौजूद होगी। जो इन पांचों का एक सिंगल रेफरेंस सीक्वेंस मिलेगा उसमें क्या होगा कि ये पांचों इंफॉर्मेशन, पांचों एंट्रीज की इंफॉर्मेशन मर्ज हो जाएंगी। तो आपके पास एक मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस विद एनोटेशन रेफरेंस सीक्वेंस में मिल जाती है। स्टिल रेफरेंस सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस का एक सिंगल एंट्री है। अभी तक हमारे पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है कि ये सीक्वेंस का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद है। ठीक है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और प्रोटीन एक्सप्रेस्ड फॉर्म। तो लेकिन जो भी सबमिशंस एनसीबीआई जिन बैंक में हो रही है प्राइमरी डेटाबेस में, उसकी रिडंडेंसीज को रिमूव करके एक उन सब का सिंगल रेफरेंस सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है। The sequence and all the information about it are manually curated। curate का मतलब क्या होता है कि उसको improve करना while updating। The final sequence flat file has links to all the original entries about the sequence. For example, NCBI reference sequence database is a secondary database that is a collection of curated, non-redundant, well-annotated sequences including the genomic DNA, transcripts, and proteins. In addition to
providing a curated, non-redundant, well-annotated set of sequences. The reference sequence database also provides a lot of other information about these sequences, such as the characterization, mutation, polymorphism analysis, expression studies एंड comparative analysis. ठीक है, ये तकरीबन पांच चीज़ें हो गई: करेक्टराइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सप्रेशन और कंपैरेटिव। और इसके अलावा तीन पहले उन्होंने बताया कि क्यूरेटेड, नॉन रिडंडेंट और वेल एनोटेटेड। ये टोटल 8 एस्पेक्ट्स हैं रेफरेंस सीक्वेंस के जो कि हमें मिलते हैं, और ये हमें ओवरऑल किसी भी सीक्वेंस के नहीं मिलते इन दी एनसीबीआई जीन बैंक। As indicated above, the reference sequence database, although non-redundant, does include alternatively spliced transcripts encoding the same protein or distinct protein isoforms, in addition to orthologs, paralogs and alternative haplotypes. ठीक है, हमने इस चीज़ को कल डिस्कस किया था कि जो होते हैं हमारे पास अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, वो तो एक सिंगल एमआरएनए से इंकोड हो रहे होते हैं। तो single mRNA can be coding for more than one type of protein, that is alternative splicing. तो इस सिनेरियो में एक प्रोटीन रेफरेंस सीक्वेंस, एक से ज़्यादा प्रोटीन जो रेफरेंस सीक्वेंस में मौजूद होगी, दैट कैन कॉरिस्पॉन्ड टू अ सिंगल रेफरेंस सीक्वेंस आईडी ऑफ mRNA। ठीक है, तो इस तरह की रिडंडेंसी, रिपीटिशन तो हो सकती है क्योंकि different haplotypes, different idiotypes may be forming from the same mRNA, लेकिन इन सबमिशन वाइज, इन डेटा वाइज आपको वहाँ पे रिडंडेंसी नहीं मिलेगी। एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन रिडंडेंट क्यूरेटेड सेकेंडरी डेटाबेस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, वो हमारे पास डेटाबेस था फॉर न्यूक्लियोटाइड्स। अब प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है स्विस प्रोट। प्रोटीन के हवाले से ये यूनिवर्सल एक सिंगल डेटाबेस है जिसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के हिसाब से तमाम मैक्सिमम डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। वन ऑफ द बेस्ट नॉन रिडंडेंट एंड curated secondary databases of proteins is the SwissProt. SwissProt is now a part of the larger database system called the Universal Protein Resource Knowledge Base, which is UniProt KB, which was initiated in 2002 by the UniProt Consortium. The UniProt KB consists of two parts: SwissProt, which is reviewed, manually annotated, and Tremble, which is unreviewed, automatically annotated. Tremble is from translated EMBL. ठीक है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट वाइज के प्रोटीन सीक्वेंस हमें दो तरीके से मिल सकती है। जो मोस्ट ऑथेंटिक करेक्ट वे है वो यही कि आप किसी भी प्रोटीन की उसकी एविडेंस देखें बाय एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट वैलिडेशन, कि उसका अगर एसडीएस पेज पे वो नज़र आ रही है, एचपीएलसी पे वो नज़र आ रही है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे वो उसकी एविडेंस है, डिफरेंट ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट्स में उसका एविडेंस है, तो नाउ वी कैन बी श्योर कि ये प्रोटीन वाकई में एग्जिस्ट कर रही है। और उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी? स्विस प्लॉट में। लेकिन एक जीन का सीक्वेंस हमें मिला इन द जीनोम, it has promoter sequence, operator sequence, then start codon, then introns, exons, then stop codon, then poly A tail, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये जीन किस प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही है उसका हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। सो इन दैट सिनेरियो उस प्रोटीन का सीक्वेंस जो कि सिंपल ट्रांसलेशन से हो जाएगा वो हमें मिलेगा इन ट्रेम्बल डेटाबेस। The Uniprot SwissProt contains manually annotated records and information obtained from the literature and curator evaluated computational analysis. Whereas the Uniprot Tremble contains computationally analyzed records that still need full manual annotation. अच्छा, जब हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से पता चल जाए कि एक प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट्स की वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एसडीएस पेज, एचपीएलसी, कोई भी,
माल्डिटॉफ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब प्रोटीन का सीक्वेंस क्या हमें एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही पता करना है? उसके लिए ज़रूरी नहीं है। प्रोटीन सीक्वेंस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। देर आर टू मेथड्स, प्रीवियसली इट वाज एडमंड डिग्रेडेशन मेथड एंड नाउ वी डू इट बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एंड बोथ एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी कॉस्टली। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ वी कैन स्टिल गो फॉर कंप्यूटेशनल ट्रांसलेशन, लेकिन विदाउट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस चीज़ें तमाम कंप्यूटेशनली हुई हैं तो उसका इंफॉर्मेशन हमें ट्रेम्बल डेटाबेस पे मिलेगा। The source of the protein sequence in UniProt can be multiple, such as translated coding sequence from EMBL, GenBank, DDBJ, nucleotide sequence database, protein data bank, protein information resource database, and sequences submitted directly to UniProt database. ठीक है। इस पर्टिकुलर डेटाबेस में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकती है आपको। Differences found between various sequencing reports are analyzed and fully described in the feature table, such as alternative splicing events and polymorphism. One in Uniprot Sysprot, a protein entry is removed from, हाँ, किसी भी प्रोटीन का सीक्वेंस अगर वंस स्विस प्लॉट में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिम्बल से हट जाएगा। सो इवन यूनिप्लॉट के अंदर ये जो दो डेटाबेसेस हैं, स्विस प्लॉट और ट्रेम्बल, इनमें भी रिपीटिशन नहीं है। ठीक है। स्टिल हमारे पास 11 स्टूडेंट्स आए हैं और 8 स्टूडेंट्स अभी भी प्रेजेंट नहीं है। Okay, let's continue. The Uniprot actually comprises four databases. Um, Reference cluster, UniRef, uh, archive, UniPark, metagenomic and environmental sequences, UniMess. One of these UniProt KVs, which is SwissProt and Tremble, UniPark and UniRef, are non-redundant databases, hence secondary databases. However, the definition of non-redundant varies among these three databases. For UniProt Tremble, non-redundancy means one record for 100% identical full-length sequence in one species. And for SwissProt, non-redundancy means one record per gene in one species. For Unipark, non-redundancy means one record for 100% identical sequences over the entire length regardless of the species. And UniRef, इसमें क्या है, वन रिकॉर्ड फॉर 100% आइडेंटिकल सीक्वेंसेस इंक्लूडिंग द फ्रेगमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशी। कुछ डिटेल्ड एनालिसिस के लिए अगर हमें डिफरेंट डेटाबेसेस को एक्सेस करना हो अदर देन द यूनिप्रॉट नॉलेज बेस, तो वो हमारे पास स्टिल वी हैव थ्री अदर डेटाबेसेस अंडर द डोमेन ऑफ यूनिप्रॉट,
और स्पेशलाइज्ड रिसर्च के लिए हम इन डेटाबेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। जो यूनीमेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेटाजीनोमिक एंड एनवायरमेंटल सैंपल्स, आप जब भी अक्सर अपनी रिसर्च में सॉइल सैंपल्स पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट वाटर सैंपल्स पे काम कर रहे होते हैं, इन दैट सिनेरियो वहाँ पे हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, दे दे आर फाउंड एज कंजोर्शियम, दे आर फाउंड एज अ कम्युनिटी। तो वहाँ पे सिंगल सिंगल ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, और ना ही वो आइसोलेटेड फॉर्म में उस तरह की इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे कि वो एक कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे हमें एक मेटा लेवल स्टडी करनी पड़ती है, तो दैट्स वाई वी गो फॉर मेटा जीनोम। In UniPark, each record is characterized by a unique identifier or UPI. The format for the UniPark identifier is UPI followed by a combination of numbers and letters to a total of 10. For example, identical ubiquitin sequences from various organisms can be found in UniPark record UPI triple zero triple zero zero six C4. For UniRef, there are three databases: UniRef 100, 190, 90 and 50. They merge sequences automatically across species. 100 is non-redundant because identical sequences and uh, sub fragments are presented as a single entry. A 2013 article provided updates on the activities of the Uniprot रिसोर्स। ठीक है, 90 में 90% सिमिलर सीक्वेंसेस जो होंगे, और 50 में 50% सिमिलर सीक्वेंस। This is for database which is widely used for sequences and other information on proteins can be directly accessed at uniprot.org, or it can be accessed through the expert protein analysis system which is XPASI। ठीक है, एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है एक्सपैजी। एक्सपैजी भी एक स्विस मॉनिटर्ड एक ऑनलाइन बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, जिसमें मज़ीद बहुत सारे स्मॉल सॉफ्टवेयर हैं फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस। द एक्सपाजी इज़ अ resource portal of the Swiss Institute of Bioinformatics. XPASI provides access to scientific databases as well as bioinformatic analysis tools. From the XPASI homepage, the resources A to Z link on the left can be clicked to go to the alphabetically organized resource page, and then the needed link, whether database or analytical tool, can be clicked for further analysis. A Unipark link is also available on this page. Some examples of publicly available secondary and specialized databases। ठीक है, प्राइमरी में हमारे पास आ जाता है NCBI जिन बैंक, और सेकेंडरी में अभी तक हमने NCBI रेफरेंस सीक्वेंस देखा है, और यूनिप्रोट को हमने इन डिटेल से पढ़ा है। इसके अलावा देखते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं अवेलेबल। There are many secondary databases on nucleic acid and protein sequences as well as on their various attributes such as expression, structure, function, interaction, etc. In addition, there are also organism specific databases, disease oriented databases, toxicogenomic and toxicoproteomic databases, allergen databases, etc. Some of the publicly available databases are listed in table 5.2. In table 5.2, only a few secondary and specialized databases are present. Publicly available have been mentioned. There are still many other specialized databases. अच्छा, अब वन बाय वन हम को देखते हैं। यूनिप्रॉट के बी को हमने देख लिया है। कमेंट्स विद यूआरएल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि यूनिप्रॉट में हमारे पास कौन सा डाटा मौजूद है विद इट्स यूआरएल। इसमें स्विस प्रॉट है, ट्रेम्बल है। Then comes the most important for biotechnologists is the Worldwide Protein Data Bank, which is now known as RCSB.
प्रोटीन डेटा बैंक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड कॉम्प्लेक्स असेंबलीज, और ये यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली किन किन एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होती है स्ट्रक्चर्स, ये हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। जिनमें से ज़्यादा मोस्ट कैरेक्टराइज स्ट्रक्चर हमारे पास एक्सरे डिटरमाइंड है, देन दी एनएमआर, और सबसे फ्यू बहुत कम हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, SCOP स्कॉप डेटाबेस, इसमें क्या है, इट एम्स टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड एवोल्यूशनरी relationships between all proteins whose structure is known, including all entries in the PDB. Uh, Once we have got the structure of the protein, this is the maximum information of any protein we can get. इस स्ट्रक्चर की बेस पे डिफरेंट कैरेक्टराइजेशंस, क्लासिफिकेशंस, एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, ये तमाम चीज़ों के इंफॉर्मेशन हमें स्कॉप डेटाबेस में मिल जाएगी। Proteins are classified into families which are clear evolutionary relationship. This generally means that pairwise residue identities between the proteins are 30% or greater. Superfamilies, probable common evolutionary origin, and folds, major structural similarity. ये तीन different kinds of classifications हमें स्कॉप डेटाबेस पे मिलती हैं। क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी डेटाबेस, कैथ। ठीक है, स्कॉप डेटाबेस है, फिर कैथ में हमारे पास प्रोटीन क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी। इसमें क्या है, मैनुअली क्यूरेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डोमेन स्ट्रक्चर्स, ईच प्रोटीन इज chopped into structural domains and assigned into homologous superfamilies, groups of domains that are related by evolution. This classification procedure uses a combination of automated and manual techniques, which include computational algorithms, empirical and statistical evidence, literature review and expert analysis. empirical मतलब किसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे इन चीज़ों को क्लासिफाई किए जा रहे हैं, प्रोटीन्स इनटू इट्स क्लासेस, इनटू आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी। सो जो वेल स्टडीड प्रोटीन्स हैं लाइक डीएनए पॉलीमरेजेस, जो सेल की साइकिल प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं लाइक साइटोस्केलेटन की, जो हमें बहुत अरसे से पढ़ी जा रही है, उन पर रिसर्च हो रही है, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन इस तरह के स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में बहुत अच्छे से मिल जाती है। प्रोसाइट, this consists of a large collection of biologically meaningful signatures, patterns, or profiles. These signatures are not easily revealed by standard sequence alignment. Each sequence signature can be linked to uh, some useful biological information on the protein family, domain, or functional site. Therefore, the database can be used to rapidly and reliably identify which known family of protein, if any, the new sequence belongs to. The ProSite database uses two kinds of signature proteins and generalized profiles, patterns and generalized profiles to identify the conserved regions. अच्छा, within the protein we have some residues which are some conserved regions. ठीक है, हमने देखा कि अगर डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज ह्यूमंस में भी पाया जाता है, they may be sharing some kind of identity but not overall. वो जो आइडेंटिटी जिन रेजिड्यूज में पाई जाती है उसमें सर्टेन ऐसी एस्पेक्ट्स मौजूद हैं that are being responsible for the amplification of the DNA for creating copies of the DNA. तो इन सर्टेन रेजिड्यूज की आइडेंटिफिकेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, फ्रॉम दी प्रोसाइट डेटाबेस। सो प्रोसाइट डेटाबेस विद इन दी प्रोटीन सीक्वेंस कुछ स्पेसिफिक रेजिड्यूज
स्पेसिफिक सिग्नेचर सीक्वेंस, स्पेसिफिक प्रोफाइल्स, डोमेन्स, मोटिव्स इन रीजन्स को आइडेंटिफाई करवाता है। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास क्या है, प्रिंट्स डेटाबेस। दिस इज़ अ compendium ऑफ प्रोटीन फिंगरप्रिंट्स, इज़ अ ग्रुप ऑफ कंजर्व मोटिव्स यूज टू कैरेक्टराइज अ प्रोटीन फैमिली। अच्छा, एक ये भी है कि हर डेटाबेस की ऑब्जेक्टिव तो सेम हो सकता है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम जो है, जो उसके पीछे थ्योरी है, वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सो व्हाट वी डू इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वी select one major tool or database for one kind of experiment, and then उससे जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उसको वैलिडेशन करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए हम वैलिडेशन एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं बाय अदर डेटाबेसेस। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास अप्रोच डिफरेंट है, तो डिफरेंट अप्रोच से भी हमारे पास अगर वही रिजल्ट आए जो मेजर टूल या डेटाबेस से डिराइव्ड हुआ है, तो देन वी कैन कंफर्म आवर एनालिसिस। ठीक है, सो ये जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, दे जैसे स्प्रिंट्स में भी आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रक्चरल डोमेन्स हैं, प्रोसाइट में भी होता है, फिर हम देखेंगे कि पी फैम में भी होता है। तो इन सब में से जो मेजर डेटाबेस होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स साइटेशन एंड इट्स यूजेज, उसको हम प्राइमरी अपना टूल रखेंगे फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, और बाकी जो अवेलेबल डेटाबेसेस एंड टूल्स होंगे उनसे हम वैलिडेट करवाएंगे अपने प्राइमरी डेटाबेस के रिजल्ट्स को। ओके, सो पी फैम डेटाबेस अगेन, यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन फैमिलीज आइडेंटिफाई की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन्स एंड रीजन्स ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरप्रो। आई थिंक इट नाउ इंटरप्रो एंड पी फैम ये कंबाइन हो चुके हैं इन सिंगल। इंटरप्रो क्या करता है, इंटीग्रेट्स वेरियस प्रिडिक्टिव प्रोटीन सेगमेंट्स फ्रॉम दी डाइवर्स सोर्स रिपोजिटरीज सच एज जीन 3D, पैंथर, पीफैम, डिफरेंट डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन लेके आपको एक प्रिडिक्शन देता है अबाउट द प्रोटीन फैमिली। बायोग्रिड, बायोलॉजिकल जनरल रिपोजिटरी फॉर इंटरेक्शन डेटाबेस। सो बायोग्रिड, प्रोटीन्स इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि सेलुलर सिग्नलिंग में आपने पढ़ा होगा, different kinases हैं, different GPCRs हैं that interact with one protein with another proteins,
विदाउट दिस इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन, प्रोटीन में सिग्नलिंग कन्वे नहीं हो सकती। सो इसलिए देयर इज़ अ नीड ऑफ डेटाबेस वेयर इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन कैन बी obtained. So one of them is the biogrid. 700,000 raw proteins and manual and annotated genetic interactions हमारे पास मौजूद हैं. Then molecular interaction database, similar approach with a different kind of data. ठीक है, मिंट डेटाबेसेस यहाँ पे हमारे पास 4750 पब्लिकेशंस के हवाले से डाटा मौजूद है. मिप्स म्यूनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस. इंट एक्ट अगेन इंटरेक्शन डेटाबेस है. और स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस ऑफ ऑल एलर्जेनिक प्रोटीन्स, STAP. जो कि एलर्जेनिक प्रोटीन्स ऐसी होती हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करती हैं, तो वहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक अनदर एस्पेक्ट से कि एपिटोप और पैराटोप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो हमें SDAP से मिल जाती है. एलर्जन ऑनलाइन डेटाबेस भी मौजूद है. अलर्ट मैच डेटाबेस मौजूद है. सो दीज आर ऑल different databases. OMIM is one of the most again important in with respect to biotechnology. OMIM database में क्या है कि is a comprehensive compendium of human genes and genetic diseases associated phenotypes. ठीक है, जेनेटिक, जीनोटाइप और फिनोटाइप. सो हमने जेनेटिक्स की स्टार्ट कहाँ से की थी? विद स्टार्टिंग प्लांट्स जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स. सो ये कोरिलेशन आपको ओमिम डेटाबेस में मिलता है कि वट एवर फिनोटाइप, जो भी किसी डिजीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके अंडरलाइंग क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, कौन सी जीन्स में म्यूटेशंस हो सकती हैं. एरे एक्सप्रेस डेटाबेस प्रोटीन एक्सप्रेशन या ट्रांसक्रिप्शन की जो एक्सप्रेशन होती है वहाँ उसमें की बेस पे यहाँ पे हमें डिफरेंट सेल लीनिएजेस, डिफरेंट टिश्यू टाइप्स में डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन के हवाले से मिलता है. जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस ये NCBI का है. और ये भी सिंपल एज सेम सिमिलर एज एक्सप्रेस. एरो ट्रैक डेटाबेस अगेन ये हमारे पास आ जाता है फॉर दी solution for managing, analyzing, and interpreting microarray gene expression data. Comprehensive toxicogenomic database, इसमें toxins and their effects on the genome इस हवाले से information है. Chemical effects in biological systems, CEBS, how different chemicals are interacting or affecting the biological systems, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा. Drug matrix database, डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़, उनके अपने केमिकल एनालिसिस, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगी. फ्लाई बेस क्या है? इज़ अ लीडिंग डेटाबेस एंड वेब पोर्टल फॉर जेनेटिक एंड जीनोमिक इंफॉर्मेशन फॉर फोकसिंग ऑन ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर. सो ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर जो कि एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, और इस पे अगर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए वी कैन हेड टुवर्ड्स दी फ्लाई बेस. NCBI डेटाबेस, इसमें टेक्सोनॉमी आ जाता है. और NCBI टेक्सोनॉमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और डिफरेंट अदर डेटाबेसेस भी यहाँ पे मौजूद हैं. जीनोम्स है, जीन है, न्यूक्लियोटाइड है, प्रोटीन है.
एनसीबीआई की तमाम रिसोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। असेंबली, बायो प्रोजेक्ट, बायो सिंपल, बायो सिस्टम्स, बुक्स। हर एक डेटाबेस को स्टडी करने के लिए वी नीड टू हैव एन एक्सटेंसिव, बट बाय द नेम इट इंडिकेट्स, हमें आइडिया हो सकता है कि बायो सैम्पल्स। सो आपने रिसर्च अपनी करनी है, you are trying to identify some like degrading bacteria, ठीक है। तो you picked samples from different soils, different waters, different woods। अब you can submit those samples, और उनसे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इन द बायो सैंपल रिपोजिटरी, आपके पास एक ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगी। और जब आप उन सैंपल्स को रेफ़र करेंगे इन योर रिसर्च, तो वहाँ पे आप बायो सैंपल्स में रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पेशेंट्स के बॉडी फ्लूइड्स लिए जाते हैं, ब्लड है, यूरिन है, ठीक है। इसके अलावा CSF फ्लूइड है। अब उसमें देयर कैन बी ह्यूमन प्रोटीन्स, देयर कैन बी वायरसेस, देयर कैन बी बैक्टीरिया। अब बिफोर क्लासिफाइंग दैम, उस स्पेसिफिक फ्लूइड के हवाले से उसका जो सैंपल है उसको आप बायो सैंपल में सबमिट करवा सकते हैं। बायो प्रोजेक्ट, आप एक स्पेसिफिक स्टडी कर रहे हैं, उसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं बायो प्रोजेक्ट। असेंबली, जिनोम असेंबलीज को आप यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। बायो सिस्टम्स, कम्प्लीटली आप किसी भी ऑर्गन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। वी हैव बुक्स, वी हैव कंजर्व डोमेन, एपिजीनोमिक्स, जीन, जीनोम, ठीक है। हम इन तब तमाम डेटाबेसेस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द NCBI। सो approximately we have been done with this chapter also। सो इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखनी है वो ये कि, सेकेंड, आपने ये देखनी है कि डेटा किस टाइप का मौजूद है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज किस डेटाबेस में किया गया है, और उस डेटाबेस की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो वी हैव जनरली, मोस्ट कॉमनली वी हैव DNA सीक्वेंस, RNA सीक्वेंस एंड प्रोटीन सीक्वेंस। अब इस प्रोटीन सीक्वेंस का डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन प्राइमरी सीक्वेंस भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी है, टर्शरी सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स भी है। तो हर एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सीक्वेंस को डिफरेंट डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर DNA सीक्वेंस, RNA सीक्वेंस के अलग अलग डेटाबेसेस हैं। तो इस तरीके से आप अपने इस तमाम रिसोर्सफुल चैप्टर को ऑर्गेनाइज करके स्टडी कर सकते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीन बैंक फ्लैट फाइल फॉर्मेट, रेफरेंस सीक्वेंस फ्लैट फाइल फॉर्मेट, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो आई एज्यूम वी हैव बीन डन विद दिस। अभी हमारे पास टाइम है, स्टिल वी हैव 45 मिनट्स, ठीक है। तो what we can do कि we can I can show you some different options, और उनकी भी एक रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। और वो चीज़ ऑप्शनल हो जाती है आप लोगों के लिए। आप उसको अटेंड करना, कोशिश करूँगा उसकी भी रिकॉर्डिंग हो। लेट्स होप कि जो हमारे पास फिल वक्त लेक्चर आज का हुआ इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से हुई होगी। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग को लेट्स सी, बिस्मिल्लाह, देखता हूँ।